नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात लॉकडाउन की। उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए लॉकडाउन रखा गया है। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज इन 4 जिलों में सिर्फ जरूरी सेवाओं और शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 2 दिन के लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। तो सड़कों पर देहरादून की पुलिस नजर आई। जो लोग बाहर निकले हैं उनको रोककर पूछा जा रहा है कि वो किस काम से लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही खोलने की छूट दी गई है। सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। एक तरफ देहरादून में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया, तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब शराब की दुकानों को खोला गया है तो फिर बाकी दुकानों को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार को बंद करना है, शराब को बंद करना है, तो बाकी सभी दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए 2 शब्द बोलो पंडित जी। तो धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को छूट दी है, तो बाकी दुकानों को छूट क्यों नहीं दी जा रही। जिस तरीके से यहाँ पर इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे पिथौरागढ़ से। बड़ी खबर, कोरोना के 10 नए केस पिथौरागढ़ में। इस वक्त की बड़ी खबर, डीडी हाट में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। अब जिले में कोरोना के 44 एक्टिव केस हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। डीडी हाट में 10 कोरोना के नए मरीज मिले, तो 10 नए मरीज मिलने से हड़कंप। अब जिले में कोरोना के 44 एक्टिव केस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान सभी जिलों के डीएम, शासन स्तर के उच्च अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोविड की टेस्टिंग में और तेजी लाई जाए, साथ ही कोविड अस्पतालों में हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही सरकार के ये भी निर्देश हैं कि औद्योगिक संस्थानों में मानकों को पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मोर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। उधर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कोविड-19 तैयारियों को लेकर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में मानकों के अनुसार निर्देश नहीं है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रदेश में मानकों के अनुसार नर्सेस की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों की जो नियुक्ति है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कोविड-19 तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मांग के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं हैं। मांग है सरकार से कि तत्काल बिना देरी किए आप स्थायी नियुक्तियों के लिए, चाहे नर्सेस की हो, चाहे लैब टेक्नीशियंस की हो, चाहे वार्ड बॉयज की हो, इनकी जो स्थायी नियुक्ति होनी है आप स्थायी नियुक्ति करिए। आप टुकड़े टुकड़ों में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अब 11 महीने के कौन अपनी जान को खतरे में डाल करके कोविड में काम करने आएगा साहब। आप कह रहे हैं लैब टेक्नीशियन ही नहीं मिल रहे। लैब टेक्नीशियन क्यों आएगा जब आप उसको परमानेंट नौकरी दे ही नहीं रहे। वहीं बड़कोट में यमुना नदी के बीच से बनाया गया वैकल्पिक मार्ग फिर से पानी में डूब गया है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। दरअसल यमुना नदी पर पुल बना है जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नदी के बीच से वाहन लेकर गुजरने की ये कोशिश जानलेवा हो सकती है। बरसात में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी के बीच बनाया गया वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है। दिल में दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें बड़कोट की हैं, जहां यमुना नदी पर पुल नहीं होने से परेशानी है।
और अब जो स्थिति है वो ये है कि यदि पानी ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं उनका आने जाने में जो परेशानी हो जाएगी और उनका जो है खाने पीने के लिए जो उनको जो वैसे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है ये समस्या जो पैदा हो जाएगी। आवाजाही के लिए यमुना नदी के बीच ह्यूम पाइप डालकर रास्ता बनाया गया था, मगर यमुना का जलस्तर बढ़ने से मार्ग पर पानी आ गया है, जिस वजह से मार्ग पानी में डूब गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। देख लो जी कितना पानी आ रहा है, हमें ऐसे आना पड़ रहा है पानी में को। 1 हफ्ता हो गया यही वैसे ही हो रहा है कि पानी आता है ज़्यादा, मजबूर हो रहे हैं हम, ऊपर से सामान लाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, रास्ते पर कई फीट पानी बह रहा है और उसके बीच से कुछ लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो इनकी जान पर बन सकती है। इस तस्वीर को देखिए, एक ट्रक नदी के बीच फंस गया है, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी मंगवानी पड़ी। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं पिथौरागढ़ के धापा गांव में बादल फटने से लोगों के घर तबाह हो गए, जिस वजह से लोग अब टेंट में दिन गुजारने को मजबूर हैं। मगर अभी भी कई मकानों पर खतरा है, जिस वजह से ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टेंट में दिन गुजारने को मजबूर लोग। गांव में दरार पड़ने से ग्रामीणों में दहशत। पिथौरागढ़ के धापा गांव में लोग कुदरत का कहर झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के आसपास पहाड़ी में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग घरों को खाली कर टेंट में रहने को मजबूर हैं। कपड़े वपड़े लेके आए, बच्चे को लेके आए इधर को, और थोड़ा राशन लेके आया। फिर दूसरे दिन थोड़ा रुका मौसम, फिर राशन लेके आया, फिर खाना खाया दूसरे दिन। अगले दिन मतलब 21 तारीख के दिन भुखाई था। उसके बाद यहाँ ना लाइट है, ना पानी का व्यवस्था है। सरकार द्वारा अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना कुछ कोई आए रखे हैं, ना कुछ आ रखे हैं, ना पटवारी आ रखा है, ना कुछ आ रखा है। ग्रामीणों की माने तो 21 जुलाई की सुबह तक सब कुछ ठीक था, मगर शाम होते होते हालात बिगड़ गए। बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि कई मकान धराशायी हो गए। एहतियात के तौर पर गांव के 47 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। ये परिवार अब टेंट में रहने को मजबूर हैं। विधायक हरीश धामी ने प्रदेश सरकार से ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग की है। पूरा गांव जो है भू संकलन से बिल्कुल एकदम मौत के जगह मुंह में यहाँ के लोग बसे हुए हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तत्काल प्रभाव से जो है इस गांव को तत्काल जो भी 130 परिवार इस गांव में रहते हैं उनको पुनर्वास करें। अगर पुनर्वास के लिए उनके पास अगर तराई में ज़मीन नहीं है तो इनको एक जो है पैकेज के रूप में पैसा दे दिया जाए कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप अपने लिए जहाँ पर सुरक्षित जगह है वहाँ पर अपना भवन निर्माण करें। बारिश के बाद गांव तक पहुंचने वाले रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। आईटीबीपी के जवान भी पहाड़ों की पथरीली पगडंडियों के सहारे किसी तरह गांव तक पहुंचे। गांव में जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद ग्रामीणों में दहशत इस बात को लेकर है कि कहीं गांव के बचे हुए बाकी घर भी जमींदोज न हो जाएं। अब प्रशासन गांव का भूवैज्ञानिक सर्वे करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि फिलहाल यहां पर रहना सुरक्षित है या नहीं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लगता है उत्तराखंड में नेताओं और अफसरों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले मंत्री मदन कौशिक अफसरों पर भड़क उठे थे, अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने ही विभाग के सचिव से खफा हो गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं और मुझ पर रोज मैं कोटद्वार जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। मैं अभी श्रीनगर गया था, वहाँ भी लोगों ने मुझसे कहा और मुझको रोज लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे महामारी के समय में किसी का हम भुगतान न करें तो ये भी अच्छा नहीं है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ये नाराजगी अपने ही विभाग स्किल डेवलपमेंट के सचिव रंजीत सिन्हा को लेकर है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरक सिंह रावत ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। हरक सिंह रावत का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत चल रहे सेंटर्स कई महीने से भुगतान नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं।
बार बार कहने के बावजूद भी सचिव महोदय भुगतान करवाने को तैयार नहीं हैं। इस बात को लेकर मैंने सचिव रंजीत सिन्हा से बहुत नाराजगी व्यक्त करी कि भाई ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ, ये महामारी के दौरान सेंटर बंद हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेंटर चले एग्जाम हो गया और उनका आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप जब कहो कि साहब अटेंडेंस चेक करेंगे हम, तो आपने एग्जाम से पहले क्यों नहीं अटेंडेंस चेक करी? हरक सिंह रावत के पास कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कौशल विकास के सचिव रंजीत सिन्हा हैं। कौशल विभाग के तहत प्रदेश भर में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन पिछले कई महीने से इन सेंटर्स को पैसा नहीं भेजा गया है, जिससे कितने ही सेंटर बंद होने की कगार पर हैं, जबकि कई आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। हरक सिंह रावत इसके लिए रंजीत सिन्हा को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। सिन्हा जी कहना यह है कि भारत सरकार से पैसा कमाया, 2 करोड़ रुपया आया, तो मैं इस बात पे नाराज़गी व्यक्त की है कि भाई जिन लोगों ने सेंटर चलाया है, अब वो सब लोग मुझ पर रोज़ आ रहे हैं, रोज़ मुझसे कह रहे हैं साहब अब बेचारों ने पैसा भी खर्च किया, टीचर्स को सैलरी भी दी होगी, स्टाफ को सैलरी दी होगी, बिल्डिंग का रेंट होगा, इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो एक दिक्कत है सबके सामने। और मैंने इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई ऐसे कैसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। हरक सिंह रावत की ही तरह से कुछ रोज पहले शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक अफसरों पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल कुछ रोज पहले देहरादून में महाकुंभ को लेकर बुलाई गई मीटिंग से कई अहम विभागों के सचिव नदारद थे, जिससे नाराज होकर मदन कौशिक मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उधर कुछ ही दिनों पहले किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष से डीएम नीरज खैरवाल की शिकायत की थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने की मांग की थी। ये ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर इन दिनों उत्तराखंड में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अफसर जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। ये मसला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम त्रिवेंद्र अफसरों को नसीहत दे चुके हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर बयान दिया था कि कांग्रेस से बागी हुए नेता माफी मांग लें तो उनकी घर वापसी हो सकती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उल्टा हरीश रावत को ही नसीहत दे डाली है। वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। ये अधिकार न मेरा है, न प्रदेश अध्यक्ष का है, न स्वयं श्री हरीश रावत जी का है। एबीपी गंगा पर जब से पूर्व सीएम हरीश रावत ने बागियों पर बयान दिया है, कांग्रेस के साथ भाजपा के खेमे में भी खलबली है। हरीश रावत के इस बयान के बाद से ही उत्तराखंड में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ही हरीश रावत को नसीहत दे डाली है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि नेताओं की घर वापसी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, फिर हरीश रावत आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसका निर्णय हाईकमान करेगा। और जब ये प्रकरण, अभी तो मुझे ये भी पता नहीं किसने कहा हम ज्वाइन करेंगे, अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ आ रहे हैं। जब ये प्रश्न उठेगा तो ये सारा प्रकरण हाईकमान तक जाएगा और ये हाईएस्ट लेवल पर तय होगा। जो वो तय करेंगे उसका पालन हम सभी को करना है और सभी करेंगे। तो मेरे राय में इस समय कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, न उचित है न सम्मानजनक है। 2016 में कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में आए 9 विधायकों को हरीश रावत ने घर वापसी का ऑफर दिया था, लेकिन शर्त ये रखी गई कि उन्हें कांग्रेस और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस तरह के सियासी माहौल के बीच इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं। जो परिस्थितियां बीत गई उसे सबको मालूम है। वो परिस्थितियां आज भी राजस्थान में कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। तो बहुत अच्छा हो इस समय हम इस प्रकार की टिप्पणी न करें
हमें कांग्रेस को बल भी देना है और आगे वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों से आगे लड़कर चुनाव भी जीतने हैं। तो बहुत अच्छा हो हमारे जो विवाद हैं वो उभर कर ना आए और हम हाईकमान पर ये निर्णय छोड़ दें। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच खेमेबाजी की वजह से विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आता है। हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ अलग कार्यक्रम करते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अलग नजर आते हैं। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही वो कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता हैं। प्रीतम सिंह पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी भी हरीश रावत पर ही भरोसा करते हैं और उनके ही साथ हैं। कांग्रेस की एक खेमेबाजी विपक्ष की कमजोरी और सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ताकत बन रही है। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बद्रीनाथ से आगे निजमुला घाटी के लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। इस इलाके में अब मोबाइल टावर लग गया है, जिस वजह से लोगों के सामने मोबाइल नेटवर्क की परेशानी अब नहीं होगी। ये सब उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों से मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर अनिल बलूनी ने खुद लाइव रहकर निजमुला घाटी के लोगों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि यहां पर पहली बार मोबाइल टावर लगा है। लोग लंबे समय से मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी के समस्या से जूझ रहे थे, परेशान थे। पिछले दिनों बलूनी के प्रयासों की वजह से ही रामनगर में धनगढ़ी नाले पर पुल को मंजूरी मिली थी। उत्तराखंड के लिए जो करना होगा वह सब कामों को मैं करूंगा और आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं केवल बोलने पे और भाषण देने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आपकी घाटी के लिए जल्दी, जो मैंने कहा है कि जो जो काम मुझे बताए जाएंगे, अब आप ये मान सकते हैं कि मैं आपकी घाटी का निवासी हूँ और यही का आपकी घाटी का रहने वाला हूँ। जो जो आपके लिए काम होंगे सारे कामों में पूरी ताकत से लगूंगा और आप देखिएगा कि एक एक करके हम लोग सारे कामों को सब मिलके, आप लोग और हम सब मिलके काम करेंगे आने वाले समय में। आज आपके साथ में जुड़ा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए जो जो कार्य होंगे उनको अभी किया जाएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।